दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों D7 वीज़ा क्या होता है, कौन इसमें एलिजिबल है और ये कैसे और कहाँ से अप्लाई किया जाता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा एक पुर्तगाल का ग्रुप है, अगर हो सके तो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि पुर्तगाल के रिगार्डिंग जो कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। मैं अक्सर उसके अंदर जॉब के लिए भी पोस्टिंग करता रहता हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको हो सकता है कहीं बेनिफिट मिले। और दोस्तों अगर पॉसिबल है तो आप लोग अगर किसी को अपने साथ रख सकते हैं, आप कोई ढूंढ रहे हैं किसी को अपने साथ शेयरिंग के ऊपर रूम में या घर में, तो ज़रूर पोस्ट करें। अगर आप किसी को जॉब दिलवा सकते हैं तो ज़रूर पोस्ट करें दोस्तों, एक दूसरे की मदद हो सके। और इसके अलावा दोस्तों हमारा एक ऑफिशियल पेज है जेम EU इमिग्रेशन कंसल्टेंट करके, जिसके अंदर यूरोप की कौन कौन सी कंट्रीज़ में इमिग्रेशन ओपन है, आप और अपनी फैमिली के साथ मूव ऑन कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं उसी पेज में शेयर करता हूं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपके पास मैसेंजर और इंस्टाग्राम की ऑप्शन अवेलेबल है। आपको स्क्रीन के ऊपर इंस्टाग्राम का जो बार कोड है वो शो हो रहा होगा। अगर आप अपने अकाउंट से शेयर करेंगे तो आप ज़रूर मेरे अकाउंट तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा लिंक जो मेरे अकाउंट का और फेसबुक का है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप हो सके तो वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम ईमेल की बात करें तो अभी 21 अगस्त 2020 या 22 अगस्त 2020 वालों को ईमेल जो है फर्स्ट ईमेल रिसीव हो रही है। तो दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि अगर सेम डे दो लोगों की फ़ाइल लगी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेम डे ही सबको फाइल जो फर्स्ट ईमेल रिसीव होती है, आगे पीछे हो सकता है, डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर। तो अगर किसी को ईमेल नहीं रिसीव हुई है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, 1-2 दिन या 3-4 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। आप अपना सेफ की जो रजिस्टर्ड ईमेल है वो चेक करते रहें। और फिंगर्स का जैसे दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि जुलाई 2020 तक जिन लोगों की फाइलें लॉक हुई थी उन सबको फिंगर्स की डेट मिल चुकी है। तो अगर अभी भी हमारे कोई भाई ऐसे हैं जिन्हें अभी तक फिंगर्स की डेट नहीं रिसीव हुई है, वो आर्टिकल 88 फर्स्ट एप्लीकेंट है, तो तुरंत सेफ में कॉल करें और पूछें कि अभी तक उन्हें ईमेल क्यों रिसीव नहीं हुई है। और दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि पहले 10 दिन का टाइम पीरियड जो है सेफ दिया करती थी कि आपने 10 दिन के अंदर अंदर ईमेल में आपने फिंगर्स उठाने हैं। अगर नहीं उठाते तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं और अब ये क्राइटेरिया ख़त्म हो चुका है। अगर आप नहीं उठा पाते हैं किसी कारण से तो आप सेफ में अपनी रजिस्टर्ड ईमेल के ज़रिए ईमेल करें और वो आपको सेकंड चांस दे देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे अक्सर इंक्वायरीज वगैरह आती हैं D7 वीज़ा को लेकर के। अब मुझे मालूम नहीं है कि शायद वही बात आ जाती है कि चीज़ें जिस तरह से हमें बताई जाती हैं तो सुनकर तो ऐसा लगता है कि जैसे बस स्टार्ट किया और काम ख़त्म आपने अप्लाई किया, वीज़ा आपको मिल गया, आप पुर्तगाल आ गए, आपको रेजिडेंसी मिल गई और सारा कुछ स्मूथली हो गया, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो दोस्तों सच क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए है, क्योंकि चीज़ें दिखने में जितनी आसान लगती हैं वो उतनी आसान होती नहीं है। क्योंकि प्रोसेस जो है वो आप सीधा सीधा जो हमें देखने में लगता है, क्योंकि एम्बेसी जो है वो आपको रिक्वायरमेंट्स बता देती हैं, पर जब हम किसी ट्रैवल एजेंट को या किसी कंपनी को कांटेक्ट करते हैं वो जितनी इजी तरीके से आप लोगों को चीज़ें बता देती हैं कि बस हुआ समझो काम, वैसा होता नहीं है दोस्तों। तो आज हम D7 के बारे में जानेंगे कि दोस्तों पहले तो ये D7 वीज़ा होता क्या है। दोस्तों ये एक कैटेगरी है पुर्तगाल में लीगल तौर के ऊपर सेटल होने की, यहाँ का रेजिडेंस कार्ड लेने की, जिसे हम पेंशनर्स से ज़्यादा हम लिंक करते हैं। यानी कि वो लोग जिनके पास स्टेबल इनकम है, इंडियन करेंसी में अगर मैं बात करता हूँ तो 70 से 80 हज़ार पर मंथ कट कटा के उनके अकाउंट में आता है। वो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए है। जैसे पेंशन्स जो होती हैं बुजुर्गों को मिलती हैं वो कंटिन्यूस उनके अकाउंट में आएंगी ही आएंगी, चाहे वो उस मुल्क में रहें चाहे ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी मदर को पेंशन मिल रही है
तो अगर वो इंडिया से अमेरिका चली जाती हैं कुछ महीनों के लिए या यूरोप आ जाती हैं कुछ महीनों के लिए, तो वो पेंशन बंद नहीं होती। वो तभी बंद होगी जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे, तब तक वो पेंशन कंटिन्यू रहती है। तो दोस्तों, अब आप लोगों ने जब D7 का वीज़ा के बारे में सोचना है तो आप लोगों के जहन में सबसे पहले यही बात आनी चाहिए कि क्या मेरे पास स्टेबल इनकम है। मेरी कंट्री में, मेरी जो होम कंट्री है, जैसे मैं इंडिया से हूं तो मेरी जो होम कंट्री है वो इंडिया है, कि क्या मेरे पास हर महीने मेरे अकाउंट में, मैं सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूं, अगर आप फैमिली वाले हैं तो इनकम बढ़ जाती है। सिंगल पर्सन की जो इनकम है वो अंदाजन 70 से 80 हज़ार रुपये कट कटा के आपके अकाउंट में आनी चाहिए है। और अगर आप अपनी कंट्री में रहें चाहे ना रहें, आपको वो इनकम जो है वो स्टेबल आती रहनी चाहिए। तो पेंशन इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि सीनियर सिटीजन होने के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब आपने करी थी तो आपको पेंशन मिलती है आपके रैंक के अकॉर्डिंग। यहाँ दोस्तों आपके पास कोई इस तरह की इनकम है जो स्टेबल है और इतनी और इससे ज़्यादा है, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप D7 के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, अब हमारे एक भाई ने मुझे कहा था कि मेरी एक जॉब है, वो 2 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। दोस्तों जॉब वाले लोग D7 में नहीं आते हैं, क्योंकि जॉब का मतलब है कि दुनिया में ऐसी कोई जॉब नहीं है कि वो आपको 4 साल के लिए फ्री में पैसे देंगी, और वो भी 70-80 हज़ार रुपये इंडियन रुपीस बिना वजह आपके अकाउंट में डालेंगी हर महीने, क्योंकि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, राइट। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आपकी वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब है और आप 70 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं और आप ये कह दें कि भाई मेरी जॉब है, मैं पुर्तगाल से आकर के जॉब कर लूँगा और मेरे वहाँ पर अकाउंट में जा रही है। नो दोस्तों, क्योंकि जॉब की स्टेबिलिटी नहीं होती है। कल को आपकी कंपनी दिवालिया हो जाती है, कल को आपकी कंपनी आपको जॉब से निकाल देती है, तो आप की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो रुक जाएगी। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी है, कोई रेंटल इनकम आपके पास है जो स्टेबल है, आप ही के नाम पे है, और हर महीने आपको 70 से 80 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आने हैं, और आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आप चाहे इंडिया में रहें चाहे ना, थ्रू आउट लाइफ वो आपको मिलती ही रहेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने टाइम बाउंड शो कर दिया है कि भाई मेरा 5 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, या जिस तरह से आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है पैसों की और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 साल के लिए वैलिड है, या ये इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 साल के लिए वैलिड है, और आप इस बेसिस के ऊपर D7 वीज़ा अप्लाई कर देंगे तो शायद आपको वीज़ा मिल जाए, पर इसकी श्योरिटी कोई नहीं है दोस्तों। तो श्योर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पेंशनर्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये रिटर्न बकायदा लेटर होता है कि हर महीने आपको मिनिमम इतनी पेंशन मिलनी है। बाय टाइम ये इंक्रीज हो सकती है जैसे जैसे चेंजेस होंगे, पर इसमें कमी कोई नहीं आएगी। तो पेंशनर्स के लिए ये वीज़ा 100% है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम है जो पूरी लाइफ आप ही के लिए रहेगा, आप वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जब आप D7 वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये इंटरव्यू बेस्ड होता है। आपको एम्बेसी अपने पास इंटरव्यू के लिए बुलाती है, और इंटरव्यू के दौरान वो आपसे सवाल जवाब करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी, और अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, आपके सवालों में कोई दिक्कत नज़र आती है, तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल ये होता है कि क्या हम D7 वीज़ा किसी भी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंडिया में हूँ, अब मैं इंडिया से दुबई चला गया, या मैं किसी और कंट्री चला गया, या फ़र्ज़ करें मैं टूरिस्ट वीज़ा लेकर के पुर्तगाल ही आ गया, तो क्या मैं पुर्तगाल में बैठे बैठे D7 वीज़ा ले सकता हूँ? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। अगर आपको D7 वीज़ा चाहिए है तो आपको अपनी होम कंट्री से ही अप्लाई करना होगा, क्योंकि दोस्तों D7 के आगे वीज़ा लगा हुआ है, यानी कि आपको बकायदा एंट्री दी जाती है अगर आपकी फाइल जो है वो पास हो जाती है। तो दोस्तों इसका क्राइटेरिया कुछ इस तरह से होता है कि जब आप अपनी होम कंट्री से बकायदा डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं
तो जब आपकी फ़ाइल प्रोसेस होती है, आपका इंटरव्यू क्लियर होता है, तो एम्बेसी जो है वो फर्स्ट स्टेज के अंदर आपको एंट्री दे देती है, यानी कि एज ए टूरिस्ट वीज़ा कि आप D7 वीज़ा के बिहाफ के ऊपर हमने आपको स्टैम्प कर दिया है, आप पुर्तगाल आएँ। और एम्बेसी ने ही, इंडिया की एम्बेसी ने ही, या जिस भी कंट्री से आपने अप्लाई किया उस कंट्री से पुर्तगीज़ एम्बेसी ने ऑलरेडी आपकी जो डेट है वो पुर्तगाल की किसी एक ब्रांच के अंदर फिंगर्स की फिक्स कर दी होगी। यानी कि आप आएंगे, आने के बाद आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी अपॉइंटमेंट आपकी बुक होगी, तो आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स के साथ फिंगर्स करवाएंगे और आपको रेजिडेंस कार्ड जो है वो इशू हो जाएगा। तो दोस्तों D7 वीज़ा दूसरा ऐसा वीज़ा है जिसके अंदर आपको आते ही जो रेजिडेंस कार्ड है वो इशू हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमने करना क्या होता है कि जब आपको D7 वीज़ा मिल जाता है और उसके बिहाफ पे आपको रेजिडेंसी मिलती है, तो फिर आपने यहाँ पर जॉब ढूंढनी है और आप जॉब करेंगे अपने साथ, ताकि जब रिन्यूअल का टाइम आएगा तो वहाँ पर वो चेक करेंगे कि आपने कौन सी जॉब करी है और कितना आपने टैक्स पे किया है। टैक्स पे फिलहाल इतना कोई ज़रूरी नहीं है, पर आपने जॉब करी है और आप सर्वाइव किए हो यहाँ पर। तो ये एक दोस्तों D7 के कुछ सवाल हैं। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब भी आप पुर्तगाल के किसी भी वीज़ा के अकॉर्डिंग आप सुनते हैं चीज़ें, तो चीज़ें इतनी इजी नहीं होती हैं। चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो मिसमैच चीज़ें होती हैं, या यूँ कह लीजिए कि चीज़ें छुपाई जाती हैं और हमको सिर्फ वो पिक्चर दिखाई जाती है कि जिससे हमें चीज़ें ईजी लगती हैं कि बस हो गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो मेरी वीडियो है, आप लोगों के अंदर जो D7 को लेकर के कुछ सवाल थे कि मैं एलिजिबल हूं या कैसे अप्लाई करूंगा, क्या प्रोसेस होगा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अपने उन सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर फिर भी आप लोगों के कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम या मैसेंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भी बता सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो मैं कोशिश करूंगा उन सभी सवालों के सही जवाब देने की। और दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, उसे चेंज करने की ज़रूरत है या उसे सही करने की ज़रूरत है, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, ताकि हम उसे करेक्ट कर सकें। और इन्फॉर्मेशन दोस्तों अपडेटेड रखा करिए। सोर्सेज वही हैं जो सेफ के ज़रिए आते हैं, उसके अलावा हम किसी और सोर्स को नहीं मानते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखें। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।